हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कार क्लासेस। आज अपन इंडियन पॉलिटी की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। देखिए दोस्तों, जानते हैं आज अपन क्रिप्स मिशन अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिसाब से या फिर अपने संविधान सभा के गठन के पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से इंपॉर्टेंट होता है, कब आता है, क्या इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रहते हैं, आज की इस क्लास में इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं ये क्रिप्स मिशन इंडिया में आता कब है, यानी कि इंडिया में कब आता है। तब इसके लिए मैं बताऊंगा आपको 22 ऑफ द मार्च यानी कि 22 मार्च 1942 को ये भारत में आता है। कौन आता है क्रिप्स मिशन में, कितने सदस्य होते हैं, यानी कि क्रिप्स मिशन में एक ही सदस्य होता है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स होते हैं, यानी कि ये वाला एक सदस्यीय आयोग था, एक सदस्यीय आयोग था जिसमें कौन थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे या फिर हेड कह दो, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। क्यों आया था दोस्तों स्टेफर्ड क्रिप्स या फिर क्रिप्स मिशन इंडिया में 1942 में क्यों आता है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, मुझे मॉडर्न हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं बात करता हूं 1942 की, सर दोस्तों 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है, द्वितीय विश्व युद्ध। ध्यान से समझते इस पूरी स्टोरी को, यह द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है इस समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहां पे चल रहा होता है। क्या होता है इस समय, देखिए इसको समझने के लिए यहां पे आपका ब्रिटेन होता है, ये मैं बात कर लेता हूं, यहां पे एक ब्रिटेन होता है। इसके बाद में ब्रिटेन के जो अपोनेंट में जिस कंट्री की मैं बात करता हूं वो आपका होती है जापान, यानी कि जापान यहाँ पे होती है। और तीसरी में उस राष्ट्र की बात कर रहा हूं, यानी कि इंडिया के बारे में, इंडिया कह दो या भारत कह दो, इनकी क्या स्थिति होती है इसके बारे में देखिए दोस्तों। इंग्लैंड के या फिर ब्रिटेन के जो साथी देश थे उनमें मैं बात करता हूं, एक तो यूएसए था, यूएसएसआर था, इसके बाद में चाइना भी इनके साथ में था, ऑस्ट्रेलिया भी इनके साथ में था। ये कुछ ऐसी कंट्री थी जो किनके साथ में थी, ब्रिटेन के साथ में थी। किनके अपोजिट में ये युद्ध लड़ा जा रहा था, जापान के अपोजिट में। तो भारत का इसमें क्या रोल था दोस्तों, देखिएगा भारत ने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं किया था, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि इंडियंस कहते थे, इंडियंस के जितने भी जो नेता थे, जितने भी बड़ी बड़ी पार्टी के जो इमिनेंट पर्सन थे, वो कहते हैं कि आप हमारे संविधान सभा की बात नहीं कर रहे हो, न हमारे स्वराज की आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो इसलिए हम आपका इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा मौका था कि अंग्रेजों के सामने अपनी मांगों को और भी कठोरता से रखी जाए और अंग्रेजों को विवश किया जाए अपनी बात को मनाने के लिए। तो इसी सिलसिले में जापान दूसरी तरफ और भी कहर ढा रहा था। जापान की स्थिति देखिएगा, यानी कि आपके दक्षिण मध्य एशिया मैं बात करूं दोस्तों, दक्षिण मध्य एशिया के जितने भी जो बड़े बड़े देश थे जहां पे किसका अधिकार था, ब्रिटेन का अधिकार था, यानी कि जो देश दक्षिण मध्य एशिया में ब्रिटिश के औपनिवेशिक थे उनके मैक्सिमम पे कब्जा जापानीज ने कर लिया था। जापानीज ने उस पर कब्जा कर लिया था और वहां पे ब्रिटिशर्स को खदेड़ दिया था। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या है, बैकफुट पे आ जाते हैं, ब्रिटिशर्स की हालत यहाँ पे पतली हो जाती है। दैट्स वाई यूएसए, यूएसएसआर, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया ये सारे प्रेशराइज करते हैं ब्रिटेन को कि आप इंडिया का सपोर्ट लो, इंडिया का सपोर्ट लो इनके अगेंस्ट लड़ने के लिए या फिर अपनी स्थिति को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए आप इंडिया का सपोर्ट लीजिएगा। आप इंडिया की जो मांगे हैं उनको मान लीजिएगा या फिर इंडिया को आप स्वतंत्र कर दीजिएगा, सो दैट वो अच्छी तरीके से हमारे साथ में क्या कर सके, वार में हेल्प कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। इंडियंस भी यही चाहते थे कि हमें स्वतंत्र कर दीजिएगा, हमें पूर्ण स्वराज आप दे दीजिएगा और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना कर दीजिएगा और हम फुल फ्लेज आपके साथ में वार में पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया की भी मांग ये थी, इंडिया के लिए काफी अच्छा ऑप्शन था इस समय। ओके, यहाँ पे क्या होता, बट ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहते थे कि भारत को ब्रिटिशर्स से आजाद कर दिया जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेरिटरी होती है ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया। ओके, अब आगे यहाँ पे क्या होता है देखिए, इनके प्रेशर देने की वजह से एक सर स्टेफर्ड क्रिप्स नाम के व्यक्ति को क्रिप्स मिशन के रूप में 1942 यानी कि 22 ऑफ द मार्च 1942 को इंडिया में भेज देता है एक बातचीत करने के लिए
यानी कि एक तरफ से तो उनका इनडायरेक्टली मैं कह दूं या फिर उनका पर्पस क्या था, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया की हेल्प चाहिए थी। और दूसरा, भारत को क्या लालच देना चाहते थे, वो इंडिया को लालच देना चाहते थे कि हम आपके लिए संविधान सभा की स्थापना करेंगे, एक भारत संघ की स्थापना करेंगे और भारत को हम आजाद कर देंगे। ये वाले कुछ बहाने लेके आता है, जिसको किस तरह से अपनी रिपोर्ट को पेश करता है उसको दोस्तों देखते हैं। ओके दोस्तों, अब अपन बात करते हैं, यानी कि जो क्रिप्स मिशन था उनके क्या प्रस्ताव उन्होंने इंडिया के सामने रखे थे उनके बारे में अपन बात करें, उनके प्रपोजल की बात करते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं क्यों मुस्लिम लीग ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और क्या फेल्योर के रीजन थे क्रिप्स मिशन के इंडिया में। ओके, सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रस्ताव के बारे में। उन्होंने कहा था कि हम एक भारत संघ बनाएंगे, भारत संघ का निर्माण करेंगे। इन्होंने कहा यह तो बहुत ही बढ़िया चीज है, हम तो चाहते थे कि भारत संघ का निर्माण हो। इन्होंने कहा इसमें कौन कौन रहेंगे, एक तो इसमें कहा था ब्रिटिश प्रांत रहेंगे, एक तो इसमें ब्रिटिश प्रांत रहेंगे, दूसरे इसमें रहेंगे देसी रियासत। ध्यान दे दोस्तों, यदि मैं बात करूं ब्रिटिश भारत की, तो ब्रिटिश भारत उस समय देसी रियासत और ब्रिटिश प्रांतों को मिला के बना था। यानी कि देसी रियासत वो हुआ करते थे जिसमें राजा महाराजा राज किया करते थे, और ब्रिटिश प्रांत यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर में रहते थे, और इसमें जो आपके गवर्नर होते थे वो इनके अध्यक्ष हुआ करते थे, या फिर गवर्नर के द्वारा ब्रिटिश प्रांतों को डील किया जाता था। इन्होंने कहा था कि हम एक भारत संघ का निर्माण करेंगे ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को मिला के। इन्होंने कहा यह तो बहुत ही अच्छी चीज है। ये बात दोस्तों मुझे बताइए, क्या मुस्लिम लीग को पसंद आएगी? नहीं आएगी। ओके, इसके बाद में मैं बात करता हूं दूसरी कंडीशन की। इन्होंने कहा था भारत को औपनिवेशिक स्वराज की प्राप्ति की जाएगी। औपनिवेशिक स्वराज घोषित किया जाएगा। इसका मतलब क्या था, यानी कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की बात इसमें नहीं की गई है। और तीसरी में बात करूं दोस्तों, इन्होंने कहा था एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और यह संविधान सभा कौन सी होगी? यानी कि वही जो ब्रिटिश प्रांत आपके हैं, ब्रिटिश प्रांत रहेंगे और आगे इसके साथ में रहेगी देसी रियासत। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन्होंने कहा था, इसके साथ में इन्होंने दो शर्तें डाल दी थी। एक तो इन्होंने कहा था यह आपकी बनेगी विश्व युद्ध के बाद में, आफ्टर वर्ल्ड वॉर रहेगा, विश्व युद्ध के बाद में ये इसकी स्थापना की जाएगी। ओके, और अगली बात इन्होंने बोली थी कि ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बनाएंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे, ये जो संविधान बना देगी उस संविधान को मानने के लिए बाध्यता नहीं होगी। यानी कि कोई देशी राज्य यदि चाहता है कि यार मुझे इस संविधान को नहीं मानना है, तो वो फ्री है, वो अपनी पुराने वाली संवैधानिक स्थिति में रह सकता है, यानी कि वो नया राष्ट्र के रूप में बन सकता है। सेम कंडीशन किस पे लागू होगी? ब्रिटिश प्रांत के लिए लागू होगी। यानी कि संविधान मानने की बाध्यता नहीं होगी, संविधान मानने की बाध्यता नहीं। अब दोस्तों यहां से हमें एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि इन्होंने जो भी प्रपोजल इंडिया के सामने डाले हैं, ये प्रपोजल इनके थे। अब इनके सामने जो हमारी कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का क्या रिएक्शन रहता है उनको थोड़ा देखिएगा। इनके बाद में देखो, जो भारत संघ की ये बात कर रहा है, भारत संघ की बात से मुस्लिम लीग खुश नहीं होती है, क्योंकि मुस्लिम लीग हमेशा से कहती आ रही है कि जो मुस्लिम बाहुल्य है उनके लिए एक अलग से संविधान की स्थापना की जाए और उनके लिए अलग से एक राष्ट्र की स्थापना की जाए। तो जब भारत संघ की स्थापना करेगा तो इसके लिए मुस्लिम लीग कभी भी क्या नहीं होगी, खुश नहीं होगी। बट इसे जो आपकी कांग्रेस थी, कांग्रेस को यह प्रपोजल एक्सेप्ट था। ओके, दूसरी ये बात कहता है कि औपनिवेशिक स्वराज बनेगा। औपनिवेशिक स्वराज बनेगा मतलब भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। ये तो दोनों को एक्सेप्ट नहीं था कि हमें चाहिए तो पूर्ण स्वराज चाहिए। हम 1929 के लाहौर अधिवेशन से कहते आ रहे भारत को पूर्ण स्वराज हमारा लक्ष्य बन गया और पूर्ण स्वतंत्रता तो हमें चाहिएगा। और उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध हमारे पास में एक अच्छा मौका है आपको इस चीज के लिए विवश करने के लिए कि हम हमको पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दीजिएगा। इसके बाद में अगली बात करते हैं अपन संविधान सभा, ब्रिटिश प्रांत, और ये इनके लिए होगी और विश्व युद्ध के बाद में इसकी स्थापना की जाएगी। दोस्तों इससे संबंध में आपको पता होगा गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। गांधी जी इसके संबंध में क्या बोलते हैं?
गांधी जी इसको पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा इसको दी जाती है गांधी जी के द्वारा। क्यों देते हैं? गांधी जी कहते हैं कि ये तो एक ऐसा चेक है जो भविष्य की निधि से भुनेगा, यानी कि एक ऐसा चेक है जो हमें डिमांड तो आज है, हमें रिक्वायरमेंट आज है, हम तो कहते हैं हमें इमीडिएटली पावर ट्रांसफर कर दीजिएगा, हमें सत्ता का हस्तांतरण तुरंत प्रभाव से चाहिए, और आप इसको कहते हैं वर्ल्ड वॉर के बाद में दिया जाएगा। इसका मतलब आप बाद की डेट का चेक हमें सौंप रहे हैं, तो इसलिए इन्हें पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। और नेहरू जी ने इससे संबंध में एक इंपॉर्टेंट दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक का है। ये कहते हैं कि ये तो दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है, दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। इसके संज्ञा कौन देते हैं? नेहरू जी देते हैं, यानी कि दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है, और गांधी जी इसके संबंध में क्या कहते हैं? पोस्ट डेटेड चेक की इसको संज्ञा देते हैं। तो दोस्तों इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने कौन से मिशन के बारे में, कौन से कमीशन के बारे में, कौन से आयोग के बारे में, कौन से आयोग को पोस्ट डेटेड चेक की संख्या दी है? तो क्रिप्स मिशन आ जाएगा, विवेल प्लान आ जाएगा, कैबिनेट मिशन आ जाएगा, या नेहरू रिपोर्ट आ जाएगा। इस तरह से हमें उसको आंसर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेहरू जी ने दिवालिया वर्ड को इसके साथ में ऐड करके इसी बात को रिपीट कर दिया था। ओके, दूसरी बात की बात करते हैं, यानी कि संविधान को मानने की बाध्यता नहीं, यानी कि जब कोई देश या फिर कोई हमारी जो देशी रियासत या फिर हमारे कोई ब्रिटिश प्रांतों को यह संविधान पसंद ना आए तो वो अलग हो सकता है। इसका मतलब भारत के अनगिनत टुकड़ों की बात की गई थी। भारत के अनगिनत टुकड़ों की बात की गई। दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में और देखना चाहो तो ये वाला जो पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये पॉइंट कांग्रेस ने तो इसको बिल्कुल बहिष्कार किया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको पॉजिटिव लिया था। मुस्लिम लीग इसको एक्सेप्ट कर रही थी। मुस्लिम लीग कह रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुस्लिम लीग की तो बात यहां से पूरी क्लियर हो जाती है। वो क्या चाहती है? एक अलग से राष्ट्र का निर्माण चाहती है, अलग से संविधान सभा की स्थापना चाहती है, और जो इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता वो अलग हो सकता है। इट मींस ये इनके लिए फेवरेबल चीज थी। तो बाकी कांग्रेस क्या चाहती थी? एक अखंड भारत बने, तो कांग्रेस इसको क्या नहीं कर रही थी? एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। जब ये भारत संघ की बात कर रहा है तो मुस्लिम लीग एक्सेप्ट नहीं कर रही और कांग्रेस इसको एक्सेप्ट कर रही थी। दोस्तों अल्टीमेटली मैं इस बात को कहूं तो ये प्रोपागेंडा था किसकी तरफ से? ब्रिटिशर्स की तरफ थे, क्योंकि यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इनका एक तरफ प्रेशर था कि भाई आप भारत को स्वतंत्र नहीं कर रहे हैं और इसके साथ में वार में पार्टिसिपेट करवाने के लिए उनको राजी नहीं कर रहे हैं। तो एक तरफ से इन्होंने ये क्या है, पूरा डेकोर इस तरह से बना दिया कि इनको लगे कि हाँ भाई हम भारत में बात करने के लिए गए, पर उनके लीडर्स इस बात को मान ही नहीं रहे। तो दोनों तरफ से उन्होंने अपनी बात को इस तरह से बचा लिया, और हमारे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि हमारे संविधान सभा के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट होता है कि क्रिप्स मिशन इंडिया में सबसे पहले भारत में संविधान सभा की स्थापना करने के लिए आया था। दूसरा यहां से कंक्लूजन और निकल के आता है। अब इन्होंने कहा था एक तरफ तो आपका इंग्लैंड है, दूसरी तरफ से आपका जापान है, और तीसरी तरफ बीच में पड़ जाता है भारत। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों देखिएगा, इन्होंने कहा था कि जब ब्रिटिशर्स हमारे पास में यहां पे अवस्थित हैं तभी जापान क्या कर रहा है? हम पे अटैक कर रहा है ना। इन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिश के औपनिवेशिक देश थे, एशिया के जो दक्षिण और मध्य में जो भी देश थे, उन पे जापान ने क्यों अटैक किया था? क्योंकि वहां पे ब्रिटिशर्स थे और ब्रिटिशर्स के अपोजिट इनकी लड़ाई चल रही थी। इसका मतलब भारतीयों को एक चीज समझ में आ गई कि जड़ का जो मूल कारण है वो ब्रिटिशर्स है। यदि ब्रिटिशर्स इंडिया में रहते हैं तो इसका नुकसान किसको झेलना पड़ेगा? भारत को, क्योंकि जापान उस पर आक्रमण कर लेगा। यदि ब्रिटिशर्स भाग भी जाते हैं तो इसके बाद में भारत किसका गुलाम हो जाएगा? जापान का गुलाम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे उन्होंने ये डिसीजन लिया कि किसी भी हालत में ब्रिटिशर्स को यहां से क्या करना पड़ेगा? भगाना पड़ेगा। दैट्स वाई दोस्तों आपको पता होगा 1942 में एक आंदोलन चलता है जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। और इस भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाया गया था दोस्तों? ब्रिटिशर्स को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए ये मिशन चलाया गया था, क्योंकि भारतीय बिल्कुल समझ चुके थे जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में शामिल है तब तक वो हो सकता है आगे आने वाले जापान के औपनिवेशिक या फिर जापान के गुलाम बन सकते हैं। तो इसके बाद पता होगा ये भारत छोड़ो आंदोलन भारत की जो आजादी का आखिरी स्वतंत्रता संग्राम था, आखिरी संग्राम था। इसके बाद में भारत ने कोई भी संग्राम नहीं लड़ा था भारत की आजादी के लिए। और आपको पता होगा दोस्तों इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाता है, और गांधी जी ने इसमें डू और डाई
यानी कि करो या मरो का नारा इसमें दिया था। ओके दोस्तों, ध्यान रखिए दोस्तों, इसके बाद में जो हमारी अगली क्लास रहेगी, इसके बाद में अगला जो मिशन आएगा वो हमारा आएगा कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन आएगा 1946 में वर्ल्ड वॉर ओवर हो जाता है और कैबिनेट मिशन सक्सेस हो जाता है इंडिया में एक संविधान सभा की स्थापना करने के लिए। तो अगले वीडियो में अपन देखेंगे संविधान सभा की स्थापना करने के लिए कैबिनेट मिशन कब इंडिया में आता है, कौन कौन इसके सदस्य होते हैं, कौन इसका अध्यक्ष होता है और क्या प्रोविजन के साथ में भारत के संविधान सभा की स्थापना करके जाता है, जो एक बहुत ही बड़े खूबसूरत संविधान का निर्माण कर देता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।